खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं करंट अफेयर स्पेशल। मैं हूं शहजाद रज़ा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान ने इस साल 4 मिलियन गंदम जो है वो बाहर से मंगवाई, और ये उसके बावजूद कि पाकिस्तान में जो गंदम की पैदावार है उसमें एक रिकॉर्ड इजाफा हुआ। ऐसा क्यों हुआ? वज़ीर आज़म साहब ने इसकी वजूहात बयान की। उन्होंने कहा बढ़ती हुई आबादी इसका एक बहुत बड़ा इसकी वजह है। इसके साथ साथ जो हम नई रिसर्च और टेक्नोलॉजी में पीछे रह गए हैं ज़राअत के मामले पर, वो भी इसकी एक वजह है और उस पर जोर दिया। आज वो DI खान में किसान कार्ड की डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी से खिताब कर रहे थे और पहले भी वज़ीर आज़म साहब ये कहते आए हैं कि किसान कार्ड की वजह से पाकिस्तान की ज़राअत में एक इनकलाब आ सकता है, क्योंकि किसानों को जिस तरीके से मराद दी हैं हुकूमत ने आके, सब्सिडीज़ दी हैं और बग़ैर किसी कोलैटरल के कर्जाजात की जो फरहमी किसानों को की जा रही है, उससे आपकी ज़राअत यकीनन बढ़ेगी, आपको बाहर से कुछ मंगवाना नहीं पड़ेगा। और पाकिस्तान में जो फूड इनसिक्योरिटी, ग़िज़ाई किल्लत जो है, जो बतदरीज बढ़ रही है आपकी आबादी की वजह से, आपके दीगर अवामिल की वजह से, उसमें खातिर खा कमी आएगी। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा जो अक्सरियत है पाकिस्तान की, वो ज़राअत के पेशे से वाबस्ता है और पाकिस्तान हमेशा से एक ज़राई मुल्क कहलाया जाता था। इदारे पाकिस्तान में बने और उन्होंने काम भी यकीनन किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान ने ज़राअत में जो तरक्की करनी थी वो नहीं की और बहुत सारे उसके अवामिल हैं। इसमें कार्टलाइजेशन भी है, इसमें किसान का पीछे रह जाना भी है, इसमें किसान को वो सहूलियात मिलना ना भी है, और इसके साथ साथ पाकिस्तान की आबादी जिस तेज़ रफ्तारी से बढ़ रही है वो भी एक बहुत बड़ा इसमें जुज़ है। इसके साथ जो पानी की किल्लत है पाकिस्तान भर में, जिसका वज़ीर आज़म ने आज अपनी तकरीर में तस्करा भी किया और कहा कि 10 साल में 10 डैम वो बनाने जा रहे हैं। गोमल डैम जो बन रहा है उससे 2 लाख से ज़्यादा एकड़ के रिसर्च को तबाह किया। आपकी लाइलपुर यूनिवर्सिटी थी जो अब फैसलाबाद यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में थी। जब लुधियाना बनी तो आपने लुधियाना वालों ने उसको मॉडल लिया लाइलपुर यूनिवर्सिटी को, लेकिन हमने क्या काम किया, उससे रिसर्च और एक्सटेंशन ले ली। ये पहली तबाही शुरू हुई ज़राअत की। पिछली 3-4 दहाइयों में हमने रिसर्च के ऊपर कोई खर्च नहीं किया। हमारा जो रिसर्च का एग्रीकल्चर का बजट था वो एग्रीकल्चर के GDP का 0.18 था। इंडिया 0.4 है, चाइना 0.5 है, ब्राज़ील 1.75 है। हमने रिसर्च की तरफ वो तवज्जो नहीं दी। अब अल्हम्दुलिल्लाह रिसर्च पे काम हो रहा है इस वक्त और हुकूमत रिसर्च को फोकस कर रही है, सूबे भी काम कर रहे हैं, वफाकी हुकूमत भी काम कर रही है। उससे ये होगा कि जब रिसर्च बेहतर होगी हमारी पैदावार बढ़े। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, 2 तरीके कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करने के, एक है कि हमारे इनपुट्स के रेट कम किए जाएँ, दूसरा तरीका ये है कि हमारी पैदावार बढ़ाई जाए। दुरुस्त। और इस वक्त दोनों तरीक़ों से काम हो रहा है। हाँ, मैं फिर गुजारिश करूंगा हुकूमत से कि हमें इस वक्त DAP की खाद की कीमत क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, दुनिया में बढ़ी है, ये नहीं कि पाकिस्तान में बढ़ी है, लेकिन हुकूमत को उस पर फोकस करना चाहिए क्योंकि आज हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो 10 से 12 बिलियन डॉलर है जी, जो हम बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं। अगर उससे हम 2-3 बिलियन डॉलर हम अपनी ज़राअत के ऊपर खर्च कर दें तो हो सकता है कि हमारी वो जो इम्पोर्ट बिल है वो 50% रह जाए। वेरी राइट। और ऐसा ऐसा वो ख़त्म हो सकता है। खालिद साहब, हमारे पास अब आप ये देख रहे हैं, जब पाकिस्तान बना था, मैं वापस आता हूँ। खालिद साहब, ये पॉइंट आपका बड़ा वैलिड है कि किस मज़ीद किसानों को कैसे आप फैसिलिटेट कर सकते हैं। कलासरा साहब, आप जो इस शोबे से वाक़फ़ियत भी रखते हैं जी, और आप जो किसानों के मसाइल हैं वो भी आपने शायद आंखों से भी यकीनन देखे होंगे, तो ठीक है कि माजी में उन पर तवज्जो उस तरह नहीं दी गई, लेकिन एक किसान है जिसका एक जज्बाती लगाव है ज़मीन के साथ, वो भी छोड़ने पर मजबूर हो गया, तो मतलब इसमें कसूरवार हम किसको ठहराएं? कि मतलब ये ज़ाहिर है एक दिन में तो ये सूरत हाल पैदा नहीं हुई, इसमें यकीनन वक्त लगा होगा। देखें, अगर 1947 से देखें अब तक अगर आप इसको एनालाइज करते हैं तो बिल्कुल खालिद साहब की बात बिल्कुल ठीक है। माजी में कभी भी कोई ऐसे इक़दाम नहीं उठाएगा। मैं आपको बताऊं कि ये मेरे ख्याल के 70% से भी थोड़ा सा ज़्यादा है हमारी जो आबादी है उसके साथ वाबस्ता है, एग्रीकल्चर के साथ। मैं आपको एक हल्की सी एग्जांपल देता हूँ। वहाँ पे गन्ना काश्त करते हैं, वहाँ पे काश्तकार, मेरा अपना ताल्लुक भी एक ऐसी फैमिली से है जो ज़मीन के साथ जुड़ी हुई है, छोटे मोटे काश्तकार हैं हम लोग भी। उनको उनकी मेहनत का फल कभी नहीं दिया गया। फर्स्ट टाइम यहाँ पे बड़ी चीखों पुकार शुरू हो गई कि इमरान खान के दौर में जी इनकी सब्जियों और उनकी कीमतें ज़्यादा बढ़ गई। किन के पास पैसा गया है? किसानों के पास गया है। आप चौथा या 5वां बड़ा कॉटन ग्रोइंग मुल्क हैं और आपके पास कपड़े सबसे ज़्यादा वो महंगे हैं। इसी तरह से सब्जियों को जिस तरह आप कह रहे थे कि बल्कि खालिद साहब भी कह रहे थे कि 10-12 बिलियन डॉलर का जो इम्पोर्ट का बिल है, सोयाबीन अभी तक आप इम्पोर्ट करते हैं। तो किसानों की हालत ज़ाहिर, बिल्कुल आपने बड़ा सही पॉइंट रेज किया है कि आज नहीं हुआ। मेरे ख्याल कि इस गवर्नमेंट को एक क्रेडिट आप दे सकते हैं कि इमरान खान इमन के कि इनका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है ज़राअत के साथ, इसके बावजूद सबसे ज़्यादा इन्होंने इसके ऊपर फोकस किया है। तो इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। इनके साथ सारे एडवाइजर्स को भी। प्रॉब्लम्स हैं जिस तरह खालिद साहब कह रहे थे, अब उनकी शुरुआत हुई है।
आपने धीरे धीरे इस सेक्टर के ऊपर आपने तवज्जो देना शुरू कर दी है। मेरे ख्याल है कि इसके जो दूरस्थ नतायज निकलेंगे। और डैम की बात कर रहे हैं, पिछली जो जितनी गवर्नमेंट्स है आप यार जरा देख लें कि उनमें सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर आते थे। इमरान खान साहब को जो सबसे ज्यादा एक और क्रेडिट जाता है, इन्होंने बैलेंस किया है। ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने एग्रीकल्चर के ऊपर वो कर दिया तो इंडस्ट्रियलिस्ट को उन्होंने नाराज कर दिया। बैलेंस किया है। और आपने देखा होगा शुगर स्कैंडल में कि इन्होंने थोड़ा सा बैलेंस किया है कि वहाँ पे उनकी भी हल्की सी क्लास ले ली कि हुजूर वाला आप गन्ना लेके आप इनको टाइम पे पेमेंट अगर नहीं करेंगे तो दूसरी फसल कहाँ से आएगी। मेरा ख्याल है कि स्टेट ने शहजाद साहब अब रोल प्ले करना शुरू कर दिया है। सही कह रहे हैं आप। एक तो ये कि किसान कार्ड के ज़रिए और दीगर जो मराठी पैकेजेस हैं जिसमें आप कर्जे ले सकते हैं बगैर कुछ गिरवी रखवाए, कुछ कोलैटरल के बगैर, आपको सब्सिडीज़ मिल रही हैं इस पर। और शायद उतनी ना हो क्योंकि ज़ाहिर है हमने अपनी मईशत को भी देखना है कि जैसे भी खालिद साहब बात कर रहे थे। क्या ये काफ़ी है या इससे आगे भी कुछ किसान को भी हमने कुछ समझाना है, उसको बिठा के उसको कोई उसकी ग्रूमिंग करनी है नए जदीद तकाज़ों के लिए? ट्रैक्टर ख़रीद के देना तो अगर उससे यकीनन पैदावार बढ़ सकती है, लेकिन क्या वो रिजल्ट आ सकते हैं कि जो हम चाह रहे हैं? शहजाद साहब आपने क्वेश्चनिंग किया खालिद साहब से कि हजूर वाला गवर्नमेंट तो आपके साथ इस वक्त खड़ी हुई है और फर्स्ट हम ऐसा देख रहे हैं कि एक प्रायोरिटी है इस सेक्टर के ऊपर। आपने क्वेश्चन उनसे किया कि क्या किसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या आप भी जदीद तकाज़ों के साथ, अब ये मेरे पास मोबाइल फ़ोन है और मेरे ख्याल के हर किसान क्या हर दूसरे बंदे के पास स्मार्टफोन है, आप यूट्यूब के ऊपर जाएं आपको नए से नए तरीके मिल जाते हैं। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ने अभी शुरुआत की है, आपको थोड़ा सा मतलब वो पेशेंस का मुजाहरा करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि सब्सिडी मेरिट के ऊपर दी जा रही है और सफिशिएंट दी जा रही है। ये मैं नहीं समझता कि ये एनफ है, इनको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। चाइना के साथ जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अभी मेरे ख्याल 3 महीने पहले एक उनके साथ वो किया है रिसर्च के शोबे में और नई टेक्नोलॉजी के शोबे में, वो बहुत बड़ा लैंडमार्क डिसीजन था। और आपने देखा है कि 12 जो ड्रोन्स आए हैं यहाँ पे, वो हमारे यार दोस्त, आपको पता है कि वो इशू बनाना शुरू कर दें 12 जो हैं ड्रोन्स आए हैं चाइना से, वो क्या करेंगे ये नहीं देखेंगे। फर्स्ट टाइम एक ऐसी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो रही है। अब जहाज तो आप खरीदने से रहें, मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे हमारे पास कोई 1-2 को छोड़ के कुछ जहाज अपने खरीदने और फसलों के ऊपर वो सब पे करना शुरू कर दें। ड्रोन नई टेक्नोलॉजी चाइना से आपने इंपोर्ट की है, 12 ड्रोन थे। जिस तरह हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर उन्होंने कहा कि ये शुरुआत है, यहीं पे अब बनेंगे, कॉस्ट इफेक्टिव होंगे, हम इनको देंगे। मेरा ख्याल है शहजाद साहब ये शुरुआत है, बहुत ही बेहतरीन लैंडमार्क डिसीजन हुए हैं। और मैं तो समझता हूँ बिकॉज आपको पता है कि हमारा ताल्लुक उन्हीं से है, सराइकी बेल्ट से है, और इसके ऊपर कभी इतना ज्यादा फोकस नहीं किया। आज डीए खान गए हुए, वहां से ही शुरुआत होती है सराइकी बेल्ट की। मेरा ख्याल है कि एक इशू जो मैं आपसे बाद में पूछना चाहूंगा वो ये कि आजकल जो आपका जो ज़राई ज़मीन है उसके जगह पे कुछ नए नए प्रोजेक्ट्स वैसे लग रहे हैं कि जो मतलब नहीं होनी चाहिए, और ज़राई ज़मीन की जो कमी हम शुरू करेंगे धीरे धीरे आपको बताएंगे। ये बड़ा अहम टॉपिक ये भी करेंगे। जमशेद चीमा साहब ये ज़रा फरमाइएगा कि आपने भी मैल न्यूट्रिशन का जिक्र किया था जवाब देते हुए। एक तो ये कि वज़ीर आज़म साहब इन्फ्लेशन की बात भी बार बार करते हैं। एक इसका हल ये है कि आप जो खाने पीने की या ज़रूरी अशिया जात हैं उनकी कीमतें कम कर दें, और दूसरा हल ये है कि आप जो क़ुव्वत ख़रीद है उसमें इजाफा कर दें। तो ये एक बैलेंसिंग फैक्टर है। आपके ख्याल में हुकूमत किस हद तक जा सकती है अशिया ज़रूरियात की चीज़ें कम करना? उसके लिए आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब्सिडीज़ देनी पड़ेगी, या आप ज़्यादा बेहतर ये समझते हैं कि अपनी पैदावार को बढ़ा दें ताकि मतलब हुकूमत जो है वो सब्सिडी ना भी दे तो लोगों को कोई फ़र्क ना पड़े? बेसिकली कभी भी सिंगल ट्रैक स्ट्रेटजी आपकी सक्सेसफुल नहीं होती है, आपने मल्टी प्रांग स्ट्रेटजी रखनी होती है। एक तो कहते हैं कीमत बढ़े और उसका आप कह लें कि आपकी इंडस्ट्री चले, आपके लोग बिजनेस चले और फिर आपका जिसे कहते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो। ये पाकिस्तान में या आप कह लें गरीब मुल्कों में ये काम होता है। कई साल आपकी डबल डिजिट ग्रोथ हो रही है के लिए, तो फिर जाकर उसका इम्पैक्ट चाइना में आया है। अदरवाइज आपको जो बॉटम अप अप्रोच है वो अडॉप्ट करनी पड़ती है साथ। गरीब 20 साल इंतजार करे कि उसके पास पैसे आएंगे तो उसकी इनकम बढ़ेगी तो फिर वो खाने पीने काबिल हो जाएगा, उसे सपोर्ट करना पड़ेगा। हम 12.5 मिलियन हाउस होल्ड जो हैं ये तकरीबन बनेंगे, हम समझते हैं कोई 8 करोड़ लोग बनेंगे। 8 करोड़ लोगों को 8, 8.5, 9 करोड़ लोग बने, इनको हम सब्सिडी दे रहे हैं। आटे पे दे रहे हैं, घी पे दे रहे हैं और चीनी पे दे रहे हैं, चारों पे दे रहे हैं। 4 चीजों पे हम 12 मिलियन हाउस होल्ड को, तो 8 से 9 करोड़ लोगों को। एक स्ट्रेटजी ये है। दूसरी स्ट्रेटजी ये है
कि हम पैदा ज्यादा करें, और जब ज्यादा पैदा करें और पैदा हो तो हमारे पास हमें इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं वो हर्ट ना करें। उसमें एनर्जी में तो शायद हम ना कर सकें, लेकिन जो फूड है इसमें इस वक्त हम मैं जो मॉनिटरिंग कमेटी है उसका मेंबर हूँ और उसका तर्जमान भी हूँ, तो हम वीकली 51 आइटम का जिक्र कर रहे हैं, जायजा लेते हैं का। तो 51 आइटम में जो फूड रिलेटेड आइटम है वो 62% उनकी वेटेज है और 25% वेटेज एनर्जी की है, यानी उसमें बिजली गैस और तेल है, बिजली गैस और तेल की पेट्रोल है, और 12% आप लें कपड़ा जूता इसकी वेटेज है। ये है आप कह लें कि गरीब की। अच्छा, उसमें 62% चीजें हैं उसमें हम मार्क कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द वेटेज। आटे का इतना वेट है, घी का इतना वेट है, चीनी का इतना वेट है, दालों का इतना है, कहते हैं, तो उसके हिसाब से मार्क करके ले रहे हैं हम। इस वक्त खित्ते में भी नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एब्सोल्यूट टर्म में सस्ता तरीन मुल्क है दुनिया का। लेकिन जब हम अफोर्डेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो कुछ मुल्कों के हमसे डेफिनेट इनकम ज्यादा है, तो हम दुनिया का तीसरा मुल्क है जिसकी अफोर्डेबिलिटी बेहतर है। लेकिन फिर भी हम जिस तरह मैंने बात की कि 9 करोड़ लोगों को सब्सिडी देने जा रहे हैं, और हमारा खास ये है कि प्रोड्यूस ज्यादा करके अपनी चीजों को सस्ता ज्यादा करें, लोगों को अफोर्डेबल करें। खुराक अफोर्डेबल होगी तो फिर अंडर नरिशमेंट खत्म होगी। अगर खुराक अवेलेबल हो लेकिन अफोर्डेबल ना हो तो अंडर नरिशमेंट खत्म नहीं हो सकती। जो अंडर नरिशमेंट है ये 4 चीजों में, हंगर एरेडिकेशन के 4 बेसिक फार्मूले हैं, 4 बेसिक पिलर हैं। एक है कि अवेलेबिलिटी, दूसरा है अफोर्डेबिलिटी, तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन और चौथा है खुराक की सेफ्टी। ये चारों पिलर जो है अपनी अपनी जगह पे मजबूत हो तो फिर खुराक हंगर एरेडिकेशन फिर होती है। ये 4 पिलर पे आपकी जो हंगर है वो यू कैन से इवेल्युएट होती है। लिहाजा हम इन चारों चीजों पे अपना टारगेट रख के जा रहे हैं। हम वाना जैसे इलाके में हमने रिसर्च स्टेशन का आज स्टार्ट किया। हम जनूबी वजीरिस्तान के आप कह लें कि जा रहे हैं, पूरब तुंगी जा रहे हैं, हम पहाड़ों पे जा रहे हैं, हम गिलगित बल्तिस्तान में काम कर रहे हैं, कश्मीर में काम कर रहे हैं, हम डेरा इसमें आप कोहे सुलेमान के जितने आप कह लें टारेंट्स हैं उन पे काम आज उस पे देखा था। हम बलूचिस्तान में चीजों को आबाद करने जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें वो हैं कि हम जिसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो, ये हम करने जा रहे हैं। ठीक, ये फरमाइएगा चीमा साहब, अभी कलासरा साहब ने माजरत एक बात की कि अभी तक हम सोयाबीन उस तरीके से नहीं उगा सके जो हम कर सकते थे, और हमसाया मुल्क है हमारा चीन, वहाँ पर इसकी बहुत खपत है। पाकिस्तान अगर इसको लगा के मतलब अगर इस पर काम करता तो आपका बहुत बड़ा एक बायर आपके बिल्कुल बैकयार्ड में है। तो एक तो ये कि कुछ ऐसी अशिया या ऐसी फसलें हैं कि जिनका लगना ज़रूरी है आपकी फूड सिक्योरिटी के लिए, लेकिन क्या आपके जहन में कोई ऐसा खाका है कि स्मार्टली प्ले किया जाए कि आगे आइंदा आने वाले सालों में, महीनों में जो आसपास के आपके रीजनल कंट्रीज़ हैं या दुनिया में किस चीज़ की मांग बढ़ सकती है ऐसी कि जो पाकिस्तान में लग सकती है? बेसिकली पहली बात तो है कि इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट करना। इम्पोर्ट की सब्स्टिट्यूशन जो है वो पहला गाहक है कि हमारा इंटरनल लोकल गाहक है, वो पहला गाहक है। इस वक्त हम सोयाबीन इंपोर्ट कर रहे हैं $1.1 बिलियन का, $1.1 बिलियन का 1.1 मिलियन टन है और $1.1 बिलियन का इंपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहला तो ये है कि अगर हम सोयाबीन यहाँ पे लगाएं कोई 15 लाख एकड़, तो 15 लाख एकड़ जो है वो हमारी लोकल जरूरत पूरी करता है। हमारे यहाँ इस साल हमने आप कह लें कि सोयाबीन लगाया 3000 एकड़, टुकड़ा कामयाब गया है। धीरे धीरे पाकिस्तान उसका इफ्तिताह करने जा रहे हैं नेक्स्ट वीक, उसका इफ्तिताह करने जा रहे हैं, उसका लॉन्च करने जा रहे हैं सोयाबीन का। सोयाबीन अगले साल हम तकरीबन 1 लाख एकड़ पे लगाएंगे और उससे अगले साल 1 मिलियन एकड़ पे चले जाएंगे। ये खुशखबरी आपके चैनल के थ्रू में दे रहा हूँ कि सोयाबीन जो है वी आर फोकस ऑन इट। फिर यहाँ पे फर्ज कर लिया गया कि यहाँ पे जितने नट्स हैं वो आप कह लें ये यू कैन से कि बादाम है, अखरोट है, काजू है, ये वाला पिस्ता है, चाय है, ये सारी चीजें, इलायची है आपकी, ये यू कैन से काली मिर्च है, ये सारी चीजें हम लोकल उगा रहे हैं। सही, ठीक। अच्छा, एक चीमा साहब वापस आपकी जानिब आता हूँ और सवाल वैल्यू एडिशन पे भी मैं कुछ आपसे करना चाहूँगा कि खाली फसल उगा लेना और उसको बेच देना मतलब एक तरीक़ेकार ये भी है, लेकिन जो वैल्यू एडिशन हम कहते हैं कि एंड यूज़र तक आपकी एक फिनिश प्रोडक्ट किस तरीके से जानी चाहिए, उस पर भी मैं सवाल आपसे करता हूँ। खालिद महमूद साहब, ये सोयाबीन की बात की अभी चीमा साहब ने, इसके साथ जो वज़ीर आज़म ने भी कई दफ़ा जिक्र किया जैतून की काश्त का, एक बहुत बड़ा एरिया है जो पाकिस्तान में उस तरीके से एक्सप्लोर अभी तक नहीं हुआ, और
कहा जाता है कि अगर एक दफ़ा आप सक्सेसफुली ये काम कर दें तो साल बल्कि कई नस्लें जो हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकती हैं, उसकी जो लाइफ स्पैन है जैतून के पौधे या दरख्त की। खालिद साहब। जी, इसमें कोई शक नहीं है कि जैतून का पौधा, उसकी जो उम्र है वो सैकड़ों साल है और अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। हमारे पास हर तरह की ज़मीन मौजूद है, हम हर तरह की हर चीज़ उगा सकते हैं। सिर्फ असल में विल की कमी थी, इस पे तवज्जो नहीं दी गई। पिछले 3-4 दहाइयों में ज़राअत पे बिल्कुल किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं दी गई, उसके लिए कंप्लीट कोई बजट नहीं था, काश्तकार को कोई सपोर्ट नहीं किया गया, काश्तकार को ट्रेनिंग नहीं दी गई। हत्ता कि यहाँ तक सूरत हाल है कि काश्तकार का जो ट्रैक्टर ड्राइवर है वो भी ट्रेंड नहीं है। तो ये चीज़ें हुकूमत का काम था, जो हुकूमतों ने जो काम नहीं किए। अब मैं एक और तरफ आऊँगा कि इस वक्त हमारा जो मार्केटिंग मैकेनिज्म है वो भी ठीक नहीं है आज तक। वो इसलिए कि हमने पिछले साल गन्ना बेचा, 200 रुपये रेट था, 210, 20, 30 रुपये रेट मिला, लेकिन एंड कंज्यूमर को वो चीनी चली गई 110, 115 रुपये तक। यानी इससे मुराद है कि गन्ने का रेट फिर 500 रुपये होना चाहिए। अब हम सब्सिडी किन को दे रहे हैं? अवाम से लेकर हम शुगर मिल वालों को सब्सिडी दे रहे हैं, उनको पैसे दे रहे हैं। हमें ये चीज़ें कंट्रोल करने की ज़रूरत है और हमें उम्मीद है कि ये चीज़ें कंट्रोल करने के लिए इमरान खान ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जिस तरीके से इमरान खान ने हमारा खड़े होकर शुगर केन एक्ट में साथ दिया है तो इसमें भी हमारा साथ देगा। मैं अब गुजारिश करूँगा, हमारा अगली फसल मैं अपनी बल्कि काश्तकारों से भी कहूँगा कि आप नैब खुदा है, अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क़ ज़मीन का सीना चीर के अल्लाह की मखलूक तक पहुँचाते हैं। गंदम मैक्सिमम काश्त करें, उस पर पूरा खर्च करें, उस पर पूरी खादें डालें ताकि हमें बाहर से गंदम इंपोर्ट ना करनी पड़े। लेकिन मैं हुकूमत को भी एक गुजारिश हुकूमत से भी करूँगा कि हमें जो प्राइस है वो इंटरनेशनल प्राइस हमें मिलनी चाहिए गंदम की भी। और पिछले 40 साल का डेटा आप देख लें, जब भी आपकी प्राइस इंटरनेशनल प्राइस से कम हुई है आपने इंपोर्ट किया, जब हमारी प्राइस इंटरनेशनल प्राइस के बराबर जो उससे ज़्यादा हुई है हमने हमेशा एक्सपोर्ट किया है। अब हमारा इस वक्त जो पिछले साल रेट था गंदम का 1800 रुपये था, अगर इंटरनेशनल रेट को ले वो 2200-2300 रुपये बनता है। तो इसलिए काश्तकार को इंटरनेशनल रेट दिया जाए और उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी कम किया जाए ताकि वो मैक्सिमम पैदावार ले, अगले साल आपको इंपोर्ट ना करनी पड़े। हमारी हुकूमतें पता नहीं, मुझे एक चीज़ की समझ नहीं, इंपोर्ट पे तवज्जो देती है, अपनी पैदावार बढ़ाने पे तवज्जो नहीं दी जाती। इस वक्त जिस चीज़ की सख्त ज़रूरत है वो ज़रूरत इसी बात की है कि इस वक्त अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए, ताकि हमें अपने फूड आइटम बाहर से इंपोर्ट ना करने पड़े। पूरी दुनिया में आप देख लें, नंबर 1 पे फूड सिक्योरिटी होती है, बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे आती है। मैं दुख के साथ कह रहा हूँ कि जब पाकिस्तान बना था तो पंजाब के 17 अजला हमारे हिस्से में आए और 13 भारत के हिस्से में गए। आज वो 13 अजला 120 करोड़ की आबादी को फीड कर रहे हैं। हमारी अपनी नालायकियों की वजह से आज हम हर चीज़ के इंपोर्टर हैं। इस वक्त कपास हम इंपोर्ट कर रहे हैं, दालें हम इंपोर्ट कर रहे हैं, एडिबल ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम यानी कि तकरीबन काफ़ी चीज़ें हम गंदम की सपोर्ट प्राइस आप कहते हैं कि मजीद बढ़ाई जाए, हुकूमत ने बढ़ाई भी है, बिल्कुल ठीक। मैं वापस कलासरा साहब, एक तो ये जो बात की और गन्ने, जी मैं आता हूँ आपके पास, खालिद साहब दोबारा वापस आता हूँ। जी, गन्ने के ऊपर क्या कह रहे हैं आप, जल्दी बात कीजिएगा। गन्ने की सपोर्ट प्राइस भी हमारी बढ़ाई जाए। हमें क्या किया जाए कि चीनी का रेट निकाल के जो उसमें गन्ने का रेट बनता है उसके मुताबिक हमारा रेट बनाया जाए। कलासरा साहब, ये सपोर्ट प्राइस का इशू एक काफी है। मैं खालिद साहब, मैं जरा कलासरा साहब से जरा इस पे जवाब भी ले लेता हूँ कि सपोर्ट प्राइस, अब इशू इसके यकीनन होनी चाहिए सपोर्ट प्राइस, लेकिन पॉइंट इस के आप कोई ऐसा मुल्क नहीं है यूएई या सऊदी अरब की तरह के बिल्कुल जब चाहे जितना मर्जी पैसा मार्केट में फेंक सकें। आपने बाकी चीज़ें भी देखनी है, जो बैलेंसिंग फैक्टर की आप बात कर रहे थे। 1800 रुपये अगर रखी है तो आपके ख्याल में इसमें मजीद इजाफा हो सकता है फौरी तौर पे, गिवन द स्टेट ऑफ आवर इकोनॉमी? मेरे ख्याल है कि मुझे अब अगर थोड़ा सा मौका दें 30 सेकंड, तो मैं खालिद साहब को 2 बातों का जवाब दे दूँ। उन्होंने अपने आप को कंपेयर किया अपने किसान को इंडियन किसान के साथ कि जी वो बहुत खुशहाल है, उसको गवर्नमेंट फलां करती है। तो मेरा ख्याल है कि मैं इनसे मुतफिक नहीं हूँ। मार के उल्लू का पट्टा बनाया है मोदी की गवर्नमेंट ने उनको, आपको याद है। और लाल किले पे किसानों ने फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट, इंडिया की बात कर लें तो उन्होंने लाल किले पे जाके ट्रैक्टर के जरिए, मेरा ख्याल है खालिद साहब ने नहीं देखा होगा उनको, हम तो उसको मॉनिटर कर रहे थे, रिपोर्ट कर रहे थे, वहाँ पे जाकर उन्होंने झंडे लहराए। पहला पॉइंट वहाँ पे सुखी नहीं है, इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। बल्कि ये अपनी बात को निगेट कर रहे थे कि फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इनको सपोर्ट प्राइसेस मिलना शुरू हुए मार्केट प्राइस के ऊपर, इंटरनेशनल मार्केट। जो मैं मार्केट की बात तो वैसे आपकी बात दुरुस्त है कि अगर भारत का किसान सेटिस्फाई होता तो बड़े मार्च ना कर रहा होता। एग्जैक्टली, अब मार्च नहीं थे, सुसाइड का रेट वो मार्च नहीं थे, वो उसका मैं अब क्या कहूँ दाई पुकाम पे कि वो अगर उनके पास सामने एक चीज़ हो तो उन्होंने मोदी को बाहर फेंक देना था।
वो एक पॉइंट पे लाल किले के ऊपर झंडा लहराना किसान मूवमेंट का, ये कोई आम बात नहीं है। पहला पॉइंट, ये बड़े सुखी हैं, फर्स्ट है। दूसरा, इन्होंने एक और बात की कि हमें इंटरनेशनल मार्केट फलां, क्या ये इस बात की गारंटी देते हैं कि इन्हीं के अपने जो किसान हैं जो बड़े सुखी माशाल्लाह से, उन्होंने कितने बड़े बड़े गोदाम बनाए हुए हैं, ये कह रहे थे कि हमें गन्ना ले लिया गया और उसके बाद उसकी कीमत बढ़ गई। ये शुक्र करें खुदा का कि इनको गन्ने की जो प्राइस थी बर वक्त मिली है, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इसी गवर्नमेंट में आके। मैं कोई इतना कोई हिमायती नहीं हूँ गवर्नमेंट का, लेकिन जो चीज़ इनके काम है उनको आप अप्रिशिएट करें। इमरान खान साहब का ताल्लुक सपोर्ट की सनत के अलावा या पॉलिटिक्स के अलावा उस किसी शोबे से नहीं है। सबसे ज़्यादा जितनी आके उन्होंने किसान के साथ खड़े हुए हैं, मेरा ख्याल है कि ये जो खुद भी खालिद साहब कह रहे थे, चीमा साहब की बात बड़ी वैलिड है कि इतने इम्पोर्ट पे उसको हम ग्रेजुअली उसको हम करेंगे। अब आते हैं आपके सवाल की जानिब, आपने कहा कि इससे ज़्यादा पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन आप जो है ना ये ना कि गोश्त डालें उस मशीन में तो नीचे से कीमा निकाल लें, आपको थोड़ा सा पेशेंस का मुजाहरा करना पड़ेगा। चीजें शुरू हुई हैं, चीजें शुरू हुई हैं, हिम्मत करनी पड़ेगी। उन्होंने एक खालिद साहब मुझे बताए अपने पॉइंट के ऊपर, अपनी मतलब पर्सनल लेवल पर इन्होंने कुछ जिद्दत जिस तरह कहते हैं कि जहाँ से 60 मेरे ख्याल है कि मन आ रही थी तो इसने कोशिश की कि 70-75 पे चले जाएं। हर वक्त ये इस्लामाबाद की तरफ देख रहे हो या लाहौर की तरफ देख रहे हो कि सब्सिडी आएगी, तो खाद्यों की इन्होंने कंपैरिजन किया। इनको थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि इनको थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए। फाइनली जी जमशेद चीमा साहब, अभी ये खालिद साहब बात कर रहे थे कि जी जो गंदम की सपोर्ट प्राइस है वो इंटरनेशनल जो इस वक्त प्राइस जा रही है, जैसे 1800 है तो 2200 इतनी किसान को मिलनी चाहिए, और साथ साथ शुगर की भी, गन्ने की, शुगर केन की। तो ये ज़रा बताइएगा कि क्या इरादा है हुकूमत का इनकी जो डिमांड्स हैं वो पूरी करने का, और क्या हम ये अफोर्ड कर सकते हैं इस वक्त जो हमारी मईशत है? जी, हम इंटरनेशनल प्राइस के बराबर प्राइस दे रहे हैं। मतलब पिछले साल जो एवरेज रेट था वो $280 था और $154 का आप कह डॉलर था। तो आप $280 को अगर मल्टीप्लाई करें इसके साथ 254 के साथ, 154 के साथ, तो आपको यही रेट 1800 नजर आएगा। पौने 1800, 1750 रेट बनता था, हमने 1800 रुपये रेट दिया। इस साल जो रेट हम देंगे इस वक्त वो रेट 280 के लगभग है, 80-82 डॉलर रेट है, और इससे नीचे जाने का इम्कान है, ऊपर जाने का इम्कान नहीं है। लिहाजा इस वक्त 167 या $168 रुपये डॉलर है, तो हम इस पैरिटी के हिसाब से देंगे। ये जो बाद कैलकुलेट करते हैं, ये किसान अपनी कैलकुलेट कर देता है कि जो जहाज का किराया है वो भी डाल देते हैं। $50 मतलब आप कहें पर टन किराया है, वो डालना शायद आप कहें किसी तरह जायज़ नहीं है। जो इंडिया में रेट है गंदम का, जो अर्जेंटीना में रेट है, जो ऑस्ट्रेलिया में रेट है, रूस में रेट है, फ्रांस में रेट है, वो FOB से कहते हैं, FOB रेट है, हम उसके मुताबिक ही रेट देते हैं। इस साल भी ये जो हाल सब का जायज़ मुतालबा है कि हम बेसिकली हमारी हुकूमत ने सबसे अच्छा काम किया है कि किसान की कास्ट पे हमने शहरी जो कंज्यूमर उसको सपोर्ट नहीं किया, हमने किसान को रेट तकरीबन इंटरनेशनल रेट के बराबर दिए हैं। बहुत शुक्रिया चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, हमारे साथ आप मौजूद थे, आपने बात की, थैंक यू सो मच। खालिद महमूद साहब आपका भी शुक्रिया। खावर कलासरा साहब थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, किसान के लिए जो हुकूमत इस वक्त मराद दे रही है, और जैसे आज किसान कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी DI खान में वज़ीर आज़म ने की, ये वो इक़दामात हैं कि जो माजी में नहीं हुए, और इसका जो फ़ायदा है या इसके जो असरात हैं वो हमें, जैसे भी कलासरा साहब कह रहे थे कि फ़ौरन नहीं नज़र आएंगे, इसमें वक्त लगता है। तो आज जो हम काम करेंगे, आइंदा आने वाले महीनों सालों में हमें इसके समरात मिलना शुरू हो जाएंगे, उसके लिए हमें सब्र भी करना है। लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है कि हुकूमत के इनकलाबी इक़दामात के साथ साथ जो किसान हैं, जो डायरेक्ट स्टेक होल्डर हैं, उनका भी ये फ़र्ज़ है कि वो अपने आप को किस तरीके से बेहतर ट्रेन कर सकते हैं, इस ज़मीन को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कि हुकूमत के साथ अगर उनकी भी इसमें काविशें शामिल होंगी तो यकीनन सूरत हाल हमारे लिए बहुत बेहतर होगी। एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद आएंगे तो कुछ बात करेंगे यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली का इजलास जो चल रहा है उसके ऊपर। हमारे साथ रहिएगा।
सऊदी अरब अपना कौमी दिन 23 सितंबर को मनाता है। इस दिन सन 1932 में शाह अब्दुल अजीज इब्न सऊद की तरफ से शाही फरमान के जरिए सल्तनत नजद और हिजाज का नाम तब्दील करके अल मुमलिकतुल अरेबिया अल सऊदिया किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया रखा गया था। सन 2005 में शाह अब्दुल्ला ने इस दिन को कौमी तातील करार दिया। 23 सितंबर सन 1951 को क़ुव्वत समात से महरूम अफराद की फेडरेशन वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ का क़याम अमल में आया। इसी दिन की मुनासबत से अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से सन 2018 से हर साल 23 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस मनाया जाता है। सिगमंड फ्रॉइड का इंतकाल 23 सितंबर 1939 को लंदन में हुआ। उनकी उम्र 83 बरस थी। वो एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट और नफ्सियाती तजज़िया, एक मरीज और एक माहिर नफ्सियात के माबैन मकालमे के जरिए साइकोपैथोलॉजी का इलाज करने के क्लिनिकल तरीके के बानी थे। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। इस वक्त न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली का इजलास हो रहा है। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान उस पर ख़िताब करेंगे जिसमें बहुत से ऐसे इशूज़ हैं जो हाईलाइट करने वाले हैं, लेकिन ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान का फोकस होगा कश्मीर पे, अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल इस तेज़ी से बदली है उस पर, क्लाइमेट चेंज जो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और पाकिस्तान ने जिस तरीके से प्रोग्रेस की है कि बरतानवी वज़ीर आज़म भी मजबूर हुए हैं कि वज़ीर आज़म और हुकूमत पाकिस्तान की तारीफ़ करने पर। तो ये अहम इशूज़ हैं, लेकिन इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं सरदार नौखेज़ अब्बास साहब, हमारे नुमाइंदे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ के, न्यूयॉर्क में इस वक्त मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नौखेज़ हमें ज्वाइन करने का। ज़रा थोड़ा सा एक बताएं कि आज की क्या एक्टिविटीज़ रही और वज़ीर आज़म का जो ख़िताब है, यकीनन आपकी वहाँ लोगों से बात हुई होगी, क्या इसके सेलिएंट फीचर्स हैं हमसे आप शेयर कर सकते हैं? जी, मैं आपको सबसे पहले बताता चलूं कि आज जो है OIC का कश्मीर राब्ता
ग्रुप का इजलास हुआ है, जिसमें सऊदी अरब, टर्की, अज़रबैजान, नाइजेर के और पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर जो थे उसमें शामिल थे। और इसकी जो सरबराही थी वो सेक्रेटरी जनरल OIC ने की, जिसमें कश्मीर के इशू पर बात हुई और ये बावर कराया गया एक दफ़ा दोबारा इस राब्ता ग्रुप में कि कश्मीर का मसला जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं उन्हीं के ज़रिए इसका हल है और इसको हल होना चाहिए। इसके अलावा जो कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उस पर बात हुई, उसको ज़ेर बहस लाया गया। इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा का जो 76वां इजलास जनरल असम्बली का जारी है, उसमें सिर्फ OIC का ये इस राब्ता ग्रुप का कश्मीर पर जो है सिर्फ इजलास हुआ, इसके अलावा कोई किसी किस्म का किसी राब्ता ग्रुप का इजलास नहीं हुआ। और आज फिर एक दफ़ा दोबारा पाकिस्तान ने कश्मीर का जो एक मुकदमा है वो दुनिया के सामने रखा है OIC के फोरम के थ्रू। इसके बाद जो थे टर्की के जो वज़ीर ख़ारजा थे, उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न से ख़ुसूसी बात की। उसमें उन्होंने कहा कि इस आज सुबह होने वाले राब्ता ग्रुप के इजलास में एक दफ़ा फिर कश्मीर के मसले को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत हल करने पर ज़ोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी को एक दफ़ा दोबारा ये कहा गया है कि कश्मीर का मसला, उधर होने वाली इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ, उनका जायज़ा लिया जाए और कश्मीर के मसले का हल निकाला जाए। इस मौका पर वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने सैयद अली गिलानी की मैयत के साथ जो इंडियन हुकूमत, इंडियन फोर्सेस ने उनकी जो तो बेतौकीरी की, वो भी OIC के इजलास के सामने रखा। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि दुनिया को अब सामने आना चाहिए और कश्मीर के मसले के हल के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। जी अच्छा, भारतीय वज़ीर आज़म भी इस वक्त वहाँ मौजूद हैं और जो उन्होंने इक़दामात किए हैं और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी उनके हुक्म पे हो रही है, ना सिर्फ कश्मीर में बल्कि भारत के दीगर हिस्सों में भी, और जो मुसलमानों के साथ एक उनका रवैया है, इसमें वहाँ पे हमें जो इत्तलात मिल रही थी कि उनके ख़िलाफ़ मुज़ाहरे भी प्लान हैं और जो इंसानी हकूक़ के कारकुनान हैं, तर्जुमान हैं, लोग हैं या कश्मीरी कम्यूनिटी है, वो अक़वाम मुत्तहिदा के सामने बताना चाहती है कि एक ऐसे शख्स को आप वेलकम कर रहे हैं कि जो ख़ुद इंसानी जराइम और इंसानियत के ख़िलाफ़ जो जराइम है उसमें मुलव्वस रहा है। जी बिल्कुल, जैसे ही आपने कहा कि वज़ीर आज़म इंडिया जो है नरेंद्र मोदी का ख़िताब जो है वो शेड्यूल है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से जिस वक्त ये वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ख़िताब करेंगे UN के इजलास से, तो उस वक्त ये UNGA के सामने एक मुज़ाहरा का एहतमाम किया गया है और वो उसमें ये एक दफ़ा फिर बावर कराया जाएगा कि किस तरह नरेंद्र मोदी जो है कश्मीर में इंसानी जो है हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ, कश्मीरियों को किस तरह उन्होंने कैद करके रखा हुआ है, वहाँ किस तरह जो है इंटरनेट की फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही, किस तरह खून रेजी की जा रही है, किस तरह मासूम लोगों को उठाया जा रहा है, किस तरह जो है कश्मीरी लोगों को के घरों में दिन दिहाड़े जो हैं वो डाके डाले जा रहे हैं। ये सब जो है वो दुनिया को दिखाने के लिए बिल्कुल मुज़ाहरे इधर जो हैं वो तरतीब दिए जा रहे हैं और कुछ फाइनलाइज हो चुके हैं। ये जो है इसमें इंसानी हकूक़ की तंजीमों को एक वाज़े पैगाम दिया जाएगा कि कश्मीर में होने वाली जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं उनको ख़त्म करने के लिए कश्मीर के हल पर जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं वो अपना किरदार अदा करें। जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो पिछले दो अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के जो इजलास हुए उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने बड़ी वाज़ेह पोजीशन ली कश्मीर के इशू पर और कश्मीर के इशू को दुनिया के सामने एक दफ़ा दोबारा उजागर किया, दुनिया को रियलाइज़ करवाया कि आपको आगे आना चाहिए, कश्मीर के मसले का हल के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। और इसी कड़ी में आज जो OIC का राब्ता ग्रुप का इजलास हुआ है उसमें भी यही कहा गया है, उसमें भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने जिस तरह कश्मीर के मसले को हाईलाइट किया है वो सामने रखा गया है। जिस तरह पाकिस्तान कश्मीर के मसले के हल के लिए अपनी कोशिशें कर रहा है, पूरी दुनिया के सामने रख रहा है, दुनिया की जो ह्यूमन राइट्स एक्टिव जो हैं तंजीमें उनके सामने रख रहा है, उनको बावर करवा रहा है। ठीक। तो ये बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि जिस वक्त नरेंद्र मोदी का यहाँ पे जनरल असम्बली के अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के दौरान जिस वो ख़िताब करेंगे उस वक्त जो है अक़वाम मुत्तहिदा में और न्यूयॉर्क के मुख्तलिफ
एरियाज़ में मुजाहरे किए जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ ज़रूर मैं पूछना चाहूँगा कि तालिबान ने सुहेल शाहीन जो उनके तर्जुमान थे उनको नामज़द किया है यूएन में अपना सफ़ीर, लेकिन ये उस वक़्त ही मुमकिन होगा जब उनको किसी किस्म की रिकग्निशन मिलेगी वहाँ से। और इस पे ये भी कहा कि तालिबान का डेलीगेशन का आना इस वक्त मुमकिन नहीं है, यूएन सेक्रेटरी जनरल का ये बयान सामने आया। तो वहाँ पे डिबेट क्या चल रही है, मूड क्या है कि जो ममालिक हैं उस वक़्त या यूएन के अंदर कि तालिबान को किस तरीके से नुमाइंदगी की जाए, किस तरीके से उनकी आवाज़ सुनी जाए कि अब ये तो एक हकीकत है कि वो इस वक्त अफ़गानिस्तान को रूल कर रहे हैं। सो यूएन में इस किस्म की बात और ख़ास तौर पे जो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बनने जा रहा है जिसका जिक्र वज़ीर आज़म साहब भी कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कोई इत्तलात हैं आपके पास कि कैसे इसको टैकल करने की ज़रूरत है या इस पर ज़ोर दिया जा रहा है? देखें, बिल्कुल गुज़श्ता रोज़ जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो वज़ीर ख़ारजा हैं पाकिस्तान के शाह महमूद कुरैशी, उनकी जो गुज़श्ता रोज़ मुलाकातें थी वो नॉर्वे, आयरलैंड के वज़ीर ख़ारजा के साथ थी। इसके अलावा उनकी कतर के नायब वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात हुई। इसके अलावा जो था उनकी जो हैं अक़वाम मुत्तहिदा के जो कमिश्नर बराए ह्यूमन राइट्स, इसके अलावा जो थे उनकी बड़ी अहम मुलाकातें थी कल, और उसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो अफ़गानिस्तान का मसला डिस्कस हुआ। उसमें मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने इन मुलाकातों के दौरान ये कहा कि दुनिया को सामने आना चाहिए अफ़गानिस्तान की मदद के लिए। अफ़गानिस्तान को फ़ौरी जो है माली इमदाद की ज़रूरत है ताकि वहाँ किसी किस्म का जो बहरान है मुआशी और इंसानी, उससे बचा जा सके। इसके साथ साथ मखदूम शाह महमूद कुरैशी का ये भी कहना था कि अमेरिका समेत जिधर जिधर अफ़गानिस्तान के फ़ंड्स फ्रीज़ किए गए हैं उनको फ़ौरी अफ़गानिस्तान के हवाले करना चाहिए। दूसरा जो आपका कहना था कि तालिबान की हकीकत, तो इस बारे में मैं आपको ये बताऊं कि बिल्कुल इस पे काम जारी है और इस वक्त ये रियलाइज़ करवाया जा रहा है और दुनिया को भी शायद इसका अब अंदाज़ा हो रहा है कि तालिबान जो हैं वो अफ़गानिस्तान में एक हकीकत बन चुके हैं और इस वक्त उनको शदीद किस्म की जो है माली इमदाद की ज़रूरत है, जिस पर पाकिस्तान भी अपना किरदार अदा कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नौखेज़ अब्बास, आप हमारे साथ मौजूद थे। हमारे नुमाइंदे न्यूयॉर्क से हमें यूनाइटेड नेशंस के सामने से ब्रीफ कर रहे थे और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का जो ख़िताब है वो भी वो करेंगे यकीनन, और जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए वज़ीर आज़म यकीनन उस पर रोशनी डालेंगे। इसमें कश्मीर का मसला और बारहा अपने माजी में भी जो उन्होंने ख़िताबात किए उसमें एक कश्मीर के एम्बेसडर के तौर पर, जैसे वो ख़ुद भी कह चुके हैं, उन्होंने इस मुकदमे को पेश किया आलमी बरादरी के सामने। और अफ़गानिस्तान में जो सूरत हाल तब्दील हुई है, फ़ॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ऑलरेडी वहाँ पर इंगेज्ड हैं दुनिया भर के आलमी रहनुमाओं से कि किस तरीके से इस मसले को बेहतर अंदाज में हल किया जा सकता है। तो वज़ीर आज़म भी इस बात का यकीनन अयादा करेंगे कि अफ़गानिस्तान को इस मौके पे किस किस्म की मदद की ज़रूरत है। अगर हम तालिबान से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हमने उनको क्या चीज़ ऑफ़र करनी है, इंसेंटिवाइज़ कैसे करना है, जिसका इज़हार वो BBC के अपने हालिया इंटरव्यू में भी कर चुके हैं। सो उस वक्त तक हमें इंतज़ार रहेगा कि वज़ीर आज़म की तकरीर वो क्या होती है, लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि जो इंटरनेशनल कम्यूनिटी है बेटर सेंस प्रिवेल करेगी और ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान और जो एक दरीना मसला है कश्मीर का पाकिस्तान और भारत के दरमियान, उसके भी हल के लिए जो है वो अपना किरदार अदा करेंगे। हम कहते तो आए हैं, लेकिन देखना ये कि जो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो बार बार हम कहते हैं अफ़गानिस्तान में तो अब है, लेकिन पिछले 70 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है जो कश्मीर के अंदर हो रहा है, उसको हल करने के लिए दुनिया अपना क्या आगे चल के किरदार अदा करती है इन न्यू रियलिटीज़। भारत प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।